नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल की प्रकृति, अर्थ, विषय क्षेत्र एवं संसाधन भूगोल के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल में संसाधनों का अध्ययन पहले आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में विश्लेषण करने के लिए तथा उनकी विशेषताओं को बताने के लिए भूगोल की एक पृथक शाखा का विकास हुआ, जिसे हम संसाधन भूगोल के नाम से जानते हैं। संसाधन भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों या मानवीय संसाधनों के बारे में विश्लेषण किया जाता है एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। भूगोल को कई उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, संसाधन भूगोल की तरह ही, जैसे कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, मानव भूगोल इत्यादि प्रकार से भूगोल को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या है। संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु जो प्रकृति में हमेशा से या लाखों करोड़ों वर्ष से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि उसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना कर ले। अर्थात कोई भी वस्तु जो पहले से ही मौजूद रही हो प्रकृति में, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही उसके उपयोग के बारे में जानकारी है, तो वह वस्तु संसाधन नहीं कहलाती है। केवल वही वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे प्रारंभ में मनुष्य जंगलों से कंदमूल, फल एकत्रित करता था, लकड़ी काटता था, आखेट, मछली पकड़ने जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप के जैसे कार्य करता था, लेकिन मानव ने व्यापारिक, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों को विकसित करके उनके उपयोग का प्रतिरूप बदल दिया। पूर्व में या पहले मानव अपनी आवश्यकताओं व भरण पोषण के लिए ही आर्थिक क्रियाकलाप करता था, लेकिन धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं या ये कहें कि अपने उन्नत एवं सुखी जीवन के लिए उसने आर्थिक क्रियाओं का समय के अनुसार दायरा भी बढ़ाया। अर्थात मनुष्य जो पहले प्राथमिक क्रियाकलाप करता था, कंदमूल, फल एकत्रित करना, लकड़ी काटना, आखेट करना, उसके बल पर ही या ये कहें कि अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अपने आर्थिक क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाया, जिसके बल पर मानव ने अपने बौद्धिक विकास या ये कहें कि मानव संसाधन का विस्तार किया। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रकृति, उनकी मात्रा, उनके उपयोग की विधि तथा उनके स्थान के किस स्थान पर वह प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं इत्यादि की भौगोलिक जानकारी संसाधन भूगोल की विषय वस्तु कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं संसाधन भूगोल की अर्थ के बारे में। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर मानवीय संसाधन सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं,
उनके स्थानिक वितरण तथा उपयोग के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उनके दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधन भूगोल के अर्थ के बारे में, संसाधन भूगोल के अंतर्गत मानव सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, वितरण, उनकी स्थानिक विशेषताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उनके दोहन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था, जाना था कि कोई भी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वस्तु जब तक संसाधन नहीं बनती, जब तक कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता या मानव जब तक उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना करे। इन सभी तथ्यों का विस्तृत रूप में अध्ययन करना या ये कहें कि संसाधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना, उपयोग, वितरण, दोहन, खोज, यही संसाधन भूगोल का अर्थ है। इसके बाद हम बात की जाए संसाधन भूगोल के स्वतंत्र शाखा के रूप में विकास की, तो संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव वर्ष 1953 में E.W. जिम्मरमैन महोदय की पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्री, या ये कहें कि जो जिम्मरमैन एक भूगोलवेता थे, उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1953 में, विश्व के संसाधन एवं उद्योग। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो उसके साथ ही संसाधन भूगोल का एक शाखा के रूप में उद्भव हुआ, क्योंकि इस पुस्तक में संसाधनों के विशेषताओं एवं उनके विशेषीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया था, जिसके आधार पर संसाधन भूगोल का एक शाखा के रूप में अलग से उद्भव हुआ था। इसके पश्चात हम लोग संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। भूगोल की विभिन्न शाखाओं की तरह ही संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र है, जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध या पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा किए जा रहे उपयोग का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों के उद्भव, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण संबंधी विधियों का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में कि भाई उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, मानव संसाधन कौन से हैं, संसाधनों का उनका उपयोग कैसे किया जाता है, या कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य करता है, तथा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इस सभी का अध्ययन संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव एवं उनके वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव एवं वितरण के अंतर्गत जल संसाधन, मृदा संसाधन, वनस्पति संसाधन, या ये कहें कि जीवीय संसाधन, इसके अलावा जंतु जगत संसाधन एवं खनिज संसाधन। तो जिसमें जल संसाधन के बारे में, जल संसाधन का वितरण पृथ्वी पर महासागरों के अलावा नदी, झीलों, तालाबों, भूमिगत रूप से तथा हिमावरण या ये कहें कि हिम के रूप में मिलता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव जल, मृदा, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज इत्यादि में। अब इनके वितरण के बारे में बात करते हैं कि जिस जल संसाधन पृथ्वी के धरातल पर महासागरों के अलावा नदी, झील, तालाब, भूमिगत रूप से एवं हिम के रूप में पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः मृदा संसाधन के बारे में। मृदा पृथ्वी के ऊपरी भाग में, या ये कहें कि भूपर्पट्टी का ऊपरी आवरण भूमि कहलाता है, जिसमें या जिससे मृदा का निर्माण होता है।
अर्थात मृदा पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी सतह के रूप में पाई जाती है। मृदा संसाधन एक आधारभूत संसाधन है क्योंकि मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य इसी पर किया जाता है, जिसके आधार पर मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवी संसाधन के बारे में। जीवी संसाधन या ये कहें कि जंतु जगत संसाधन। जीवी संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जंतु एवं वनस्पति। तो वनस्पति संसाधन के अंतर्गत वन, झाड़ी, घास इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से जंतु संसाधन के अंतर्गत दूध एवं मांस देने वाले पशु एवं इसके अलावा जो पशु भार ढोने वाले हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, हाथी इत्यादि जो भार ढोने वाले जीव हैं, उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों को 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, मैग्नीज इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरे अधात्विक खनिज, जिसके अंतर्गत अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पारा। और तीसरे प्रकार के संसाधन जो खनिजों के अंतर्गत आते हैं वो हैं ऊर्जा संसाधन, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिजों के अंतर्गत यूरेनियम एवं थोरियम को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव कब होता है? जब मनुष्य किसी प्राकृतिक वस्तु का उपयोग में लेता है, तो जिसमें जल, मृदा, जंतु जगत, वनस्पति एवं खनिज, इन सभी को मनुष्य अपने उपयोग के लिए या ये कहेंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है, जिसमें से जिनका हमने उद्भव जल, मृदा, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज तथा वितरण के बारे में जाना। उसके पश्चात अब हम मानवीय संसाधन के बारे में जानते हैं। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन वृद्धि कितनी हुई है, किस किस क्षेत्र में हुई है, उसके वितरण के बारे में, मानवीय छांट तथा संस्कृति के मनुष्य के द्वारा संस्कृति में पहले की तुलना में कितना परिवर्तन आया है, इसके अलावा मनुष्य ने अपने कार्यों में कितना कौशल विकसित किया है, इन सभी का अध्ययन मानवीय संसाधन के अंतर्गत किया जाता है। उसके पश्चात संसाधनों के उपयोग के बारे में बात करते हैं कि संसाधनों का उपयोग या कौन कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत जल, भूमि या मृदा, सौर ऊर्जा, जीवीय संसाधन जिसके अंतर्गत वनस्पति एवं जंतु जगत को शामिल किया जाता है, या इसके अलावा खनिज संसाधन कि मनुष्य इनका उपयोग किस प्रकार से करता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करके प्राकृतिक रूप से जो संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग वह अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसके कारण वह पदार्थ या वह वस्तु संसाधन की श्रेणी में आ जाती है। जहाँ प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा विस्तृत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अगर वहाँ मनुष्य किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं करता है तो वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उनमें जल, भूमि, सौर ऊर्जा, मृदा, जीवी संसाधन, खनिज संसाधन। तो जिसमें से जल का उपयोग मनुष्य घरेलू कार्यों के लिए, फसलों को सिंचित करने के लिए, पशुओं के लिए, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, उद्योगों में एवं औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए, मत्स्य पालन के लिए, या ये कहें कि
नौ परिवहन इत्यादि इन सभी कार्यों के लिए मनुष्य जल का उपयोग करता है। इसी प्रकार से भूमि एवं मृदा, भूमि का उपयोग मनुष्य पशुपालन, आवास बनाने के लिए, कृषि कार्य के लिए, पशुओं को चराने के लिए इत्यादि इन सभी कार्यों के लिए मनुष्य भूमि एवं मृदा का उपयोग एक संसाधन के रूप में करता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा वर्तमान युग के ऊर्जा के महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक उपयोग के लिए योग्य संसाधन माने जाते हैं, क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधन हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे या जिनका उपयोग करने से उनकी मात्रा में कमी नहीं आएगी। उसके पश्चात जीवीय संसाधन, जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पति को शामिल किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत वन, घास स्थल, झाड़ियाँ आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मनुष्य इससे फल फूल, इमारती लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि की प्राप्ति करता है तथा पशुओं के लिए घास स्थल से चारा उपलब्ध करता है। तो इस प्रकार से वनस्पति संसाधन, जीवी संसाधन के अंतर्गत मानव का पशुओं से प्रारंभ से ही गहरा संबंध रहा है। मनुष्य पशुओं का पहले आखेट कर अपना भरण पोषण करता था, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य पशुओं का शिकार करने के बजाय उनको पालतू बनाने लगा है, जिससे उसको दूध, मांस इत्यादि खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। वर्तमान में मछली उत्पादन से भी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की या खाद्य की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा पशुओं से उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी प्राप्ति होती है, जिसमें रेशा, पशुओं की खाल, सींग एवं हड्डियाँ इत्यादि, जिनसे अनेक प्रकार के सौंदर्य एवं दवाइयों का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात खनिज संसाधन पृथ्वी पर विद्यमान खनिज संपदा वर्तमान विकास का मूल आधार रही है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में प्राचीन काल से भी इनका उपयोग होता रहा, लेकिन प्राचीन काल में प्राकृतिक संसाधनों का सूक्ष्म स्तर पर ही उपयोग होता था, जिसके कारण वर्तमान युग में जितना विकास है उतना उस समय नहीं हो पाया था, क्योंकि मनुष्य का बौद्धिक विकास भी उस समय अधिक नहीं था। लेकिन आधुनिक युग में ऊर्जा, खनिज संसाधनों तथा धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधनों के उपयोग के बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत जल, मृदा एवं भूमि, ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवी संसाधन, वनस्पति एवं जीव जंतु, खनिज संसाधन, धात्विक, अधात्विक एवं आणविक। इसके पश्चात संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत संसाधनों के मूल्यांकन, उनके संरक्षण, उनके अनुकूल उपयोग एवं उनके नियोजन पर रणनीति बनाई जाती है। संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या संसाधन पाए जाते हैं, उनकी बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में पता लगाना, जिसके आधार पर उनकी कीमत निर्धारण करना, उनकी वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। उसके पश्चात कि किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, कि ये कहें कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों का संरक्षण किया जाए, उसका अध्ययन संरक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं या पढ़ते हैं। अनुकूल उपयोग वही है कि जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संरक्षित करके रखना चाहिए। इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना चाहिए तथा नियोजन रणनीति के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग को किस प्रकार करना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी ना आए तथा
वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। इस प्रकार से संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत उनके मूल्यांकन, संसाधनों के संरक्षण, उनके अनुकूलतम उपयोग तथा नियोजन की रणनीति बनाई जाती है कि नियोजन के अंतर्गत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके मात्रा के आधार पर ही किसी वस्तु का निर्माण करना नियोजन रणनीति के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं संसाधन भूगोल का महत्व क्या है। संसाधन भूगोल के महत्व के अंतर्गत अगर बात की जाए तो वर्तमान युग में तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के दौर में संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। संसाधन या ये कहें कि संसाधनों के बिना आर्थिक तंत्र को चलाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। ये कहें कि जैसे ही अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो जो आर्थिक तंत्र है या जो उद्योग धंधे हैं या औद्योगिक इकाई हैं उनको चलाना असंभव या ये कहें कि उनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक दशा में हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी वहाँ की संसाधन उपलब्धता अथवा कमी के अध्ययन से हो सकती है कि किसी देश के पास अगर संसाधन भरपूर मात्रा में है तो वह देश आर्थिक विकास के रूप में तीव्र रूप से गति करेगा। अगर वहीं किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है या प्राकृतिक संसाधन कम है तो वह आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाएगा। आर्थिक समस्याओं की जानकारी के लिए संसाधनों का भू आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन किया जाना आवश्यक